एम आई ऑडिबल एंड विजिबल प्यारे बच्चों? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या मैं दिखाई दे रहा हूं, सुनाई पड़ रहा है? ऑडियो वीडियो सही आ रहा है क्या? अरे भाई, ऑडियो वीडियो सही आ रहा है क्या प्यारे बच्चों? कुछ लोगों को दिख रहा हूं, कुछ लोगों को नहीं दिख रहा हूं। भाई, जिन लोगों को मैं नहीं दिखाई पड़ रहा हूं, मेरे ऐप में भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो ऐसा करो सब लोग ऐप को जरा भैया लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करके देखो। लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करके देखिए जिन लोगों को मैं दिखाई नहीं पड़ रहा हूं, क्योंकि मैं खुद को भी दिखाई नहीं पड़ रहा हूं मेरे ऐप में भी प्यारे बच्चों मैं खुद को दिखाई नहीं पड़ रहा हूं, है ना? यार, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम फिर से आ गई थी आज की इस क्लास में। ये जो स्टूडियो है ना भाई साहब, ये स्टूडियो है ही ना सुड्डा मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने प्यारे से बैच परिश्रम में। मैं हूं शैलेंद्र पांडे, आपका फिजिक्स एजुकेटर, राइट? ऑडियो वीडियो क्लियर है, इस उम्मीद के साथ हम लोग अपना आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में प्यारे बच्चों सबसे पहले बहुत ही प्यारा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा है करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। और तीसरा है प्यारे बच्चों मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, राइट? ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। मेरे प्यारे बच्चों सभी लोग यार जरा कमेंट में एक बार लिख दीजिए कि लॉग आउट करो फिर लॉग इन करो, ताकि बाकी सारे बच्चे भी आ पाए, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चों में उनके ऐप में अभी चल नहीं रही है क्लास। तो बेटा एक बार सब लोग जरा यही कमेंट कर दो, लॉग इन करो फिर लॉग आउट करो, है ना? जल्दी से एक बार सब लोग कमेंट कर दो ताकि बाकी बच्चे भी लॉग इन लॉग आउट करके एक बार वापस आ जाए। भाई जल्दी से बेटा कमेंट कर दीजिए सब लोग, लॉग इन लॉग आउट। तो बाकी लोगों के ऊपर वाले माले में अगर कुछ होगा तो वो समझ जाएंगे, है ना भाई? जल्दी से लिख दो यार, लिख दो लिख दो लिख दो, जल्दी से लिख दो लॉग इन लॉग आउट। हाँ, जल्दी से लिख दीजिए एक बार, तो वो लोग भी जरा आ जाएंगे यार, नहीं तो उन लोग का क्लास छूट जाएगा। चलिए फिर मैं अपने ऐप को छोड़ता हूं, लॉग इन लॉग आउट सब लोग लिख दो यार, ताकि वो बाकी सारे बच्चे भी आ जाएंगे, राइट? अरे एक नालायक लिख रहा है री इंस्टॉल कर लो री इंस्टॉल नहीं करना है भाई साहब, है ना? सिर्फ लॉग इन लॉग आउट करना है। इनफैक्ट लॉग आउट करो फिर लॉग इन करो। जिन लोगों में न चल रहा हो तो आप लोग लिख देंगे तो वो लोग भी देख लेंगे, है ना? चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल। सो अपने आज की इस क्लास को मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला टॉपिक है टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। मेरे प्यारे बच्चों जैसा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वाले चैप्टर में हम लोगों ने डाइपोल पर टॉर्क पढ़ा था, दैट वाज टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, बिल्कुल उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर भी हम लोग पढ़ सकते हैं। सो लेट अस अज्यूम जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके की कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ, इस तरीके की प्यारे बच्चों एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो गई बी वेक्टर, और यहां पर जो मैग्नेट है वो कुछ इस तरीके का मैग्नेट है, ठीक है? इधर की तरफ हम लोग मान लेते हैं साउथ पोल है, इधर की तरफ नॉर्थ पोल है, और ये जो मैग्नेट है प्यारे बच्चों वो मैग्नेटिक फील्ड में लेट अस अज्यूम कुछ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, कुछ थीटा एंगल इस तरीके से वो बना रहा था, ठीक है? तो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन अगर मैं आपसे पूछूं तो मैग्नेटिक मूवमेंट मेरे प्यारे बच्चों वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, यानी कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट इन दिस डायरेक्शन, है ना? ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये जो नॉर्थ पोल होता है जो कि पॉजिटिव
पोल स्ट्रेंथ क्यूएम की तरह बिहेव कर रहा था, जो साउथ पोल है वो माइनस क्यूएम की तरह बिहेव कर रहा था, लाइक दिस। तो आप इसको यहां पर लिख सकते हो, है ना, बिल्कुल जैसा इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम लोगों ने पढ़ा था। इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा बेटा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, दैट विल बी क्यू एम इंटू बी, और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट विल बी इन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, इसकी भी वैल्यू होगी क्यू एम इंटू बी। कितने लोगों को इतनी बात चकाचक समझ में आई? जल्दी से हार्ड स्पैम करो यार, ये भी पता चल जाएगा कि दिखाई विखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। हाँ अंकित भाई ऐसा ना करो, अंकित भाई ऐसा ना करो, जल्दी से यार हार्ड स्पैम कर दो। इतनी बात समझ में आ रही है, ऑडियो वीडियो चकाचक दिखाई पड़ रहा है भाई साहब, है ना? हाँ चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इसके ऊपर फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। ये दोनों जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, जो कि एक ही मैग्नेट के ऊपर लग रहे हैं, ये दोनों मिलकर के वहां पर एक टॉर्क फॉर्म करेंगे, एक कपल फॉर्म करेंगे, राइट? सो कपल फॉर्म हो जाएगा, कपल, और वी कैन राइट टॉर्क, कपल और वी कैन राइट टॉर्क ऑन दिस डाईपोल। इस मैग्नेटिक डाईपोल के ऊपर एक टॉर्क फॉर्म हो जाएगा, और इस टॉर्क टाउ का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, राइट? तो फोर्स की अगर मैं बात करूं तो फोर्स की वैल्यू है क्यू एम इंटू बी के बराबर, फोर्स की वैल्यू है क्यू एम इंटू बी के बराबर, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों के बीच का आप लोग देख सकते हो, इस डिस्टेंस को अगर मैं 12 मान लूं, ये थीटा है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 साइन थीटा। ये 12 है बेटा, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा 12 कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 12 साइन थीटा। बिल्कुल इसी तरीके का हम लोगों ने पढ़ रखा है अपने चैप्टर नंबर 1 में भी। सो टॉर्क की वैल्यू निकल करके आ जाएगी, दैट इज क्यू एम इंटू 12 इंटू बी साइन थीटा। थोड़ा सा मैनिपुलेट हम लोगों ने कर दिया। सो टॉर्क या कपल की वैल्यू ये देखो क्या होता है, क्यू एम इंटू 12, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। सो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू निकल करके आ गई क्यू एम इंटू 12। सो क्यू एम इंटू 12 की जगह हम लोग स्मॉल एम लिखने वाले हैं, है ना? और फॉर्मूला हमारा बन जाएगा प्यारे बच्चों, टॉर्क का फॉर्मूला एम बी साइन थीटा, राइट? टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो वेक्टर के फॉर्म में अगर आप लिखोगे इट विल बिकम एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम लोगों ने पढ़ रखा था पीई साइन थीटा, बिल्कुल उसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों यहां पर फॉर्मूला क्या बन गया है, एम बी साइन थीटा, दैट इज एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। एक बच्चा कह रहा है सर ये क्यूएम क्या है? मेरे प्यारे बच्चों क्यूएम का मतलब था पोल स्ट्रेंथ, क्यूएम का मतलब था पोल स्ट्रेंथ। ये जो क्यूएम है ना, दैट इज पोल स्ट्रेंथ। प्रीवियस क्लास में अगर आपने प्रीवियस क्लास अटेंड किया है तो आपको पता होगा पोल स्ट्रेंथ क्या है। मैंने पोल स्ट्रेंथ के बारे में प्रीवियस क्लास में पढ़ाया भी था, राइट? सो दैट इज पोल स्ट्रेंथ, दैट इज क्यूएम, राइट? वही क्यूएम बिल्कुल यहां पर एक समझ लो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है क्यूएम, है ना? और माइनस क्यूएम अगर है तो वो निगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। सो नॉर्थ पोल जो है मेरे प्यारे बच्चों वो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, साउथ पोल जो है वो निगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। राइट है क्या? राइट है क्या? वॉइस सही नहीं है क्या? अच्छा रुको मैं अपने में जरा लॉग इन करके देख ही लेता हूं। डाउट सेक्शन
हाँ भाई, मानव कह रहे हैं सर इज मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम अपॉन आर स्क्वायर। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपका सही है मानव, सही है। क्यू एम की जगह केवल क्यू लिख सकते हैं। चेष्टा बेटा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में ना, क्योंकि आप भूल ना जाओ कि ये चार्ज नहीं है, ये मैग्नेटिक चार्ज है ना, ये मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है, इसलिए बार बार एम लिखते हैं, यहां भी एम यहां भी एम। ठीक है, लिखना चाहो तो चेष्टा आप लिख सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट यही करूंगा कि ना लिखो। सर अभी कोई डाउट नहीं, अच्छी बात है। साउथ पोल में माइनस क्यू एम इंटू बी क्यू नहीं हुआ बेटा, माइनस इसलिए अनुष्का नहीं लगाया मैंने, सॉरी अनुशिखा नाम है, माइनस मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि डायरेक्शन तो मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं। ठीक है, डायरेक्शन ऑलरेडी बेटा ले चुके हैं, इसलिए माइनस नहीं लगा हुआ है। राइट, क्लियर। यार बहुत सारे बच्चों में चल नहीं रहा है, एंड दिस इज रियली वेरी डिस्टर्बिंग फॉर स्टूडेंट्स एज वेल एज मी ऑल्सो। चलो क्या ही कर सकते हैं, नो मोर ऑप्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग जो है आगे की बात करते हैं यार। अब जो बच्चे देख पा रहे हैं वही देख पाएंगे, बाकी बच्चे रिकॉर्डेड देखेंगे। राइट, चलो भाई देखते हैं। सो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि जो टॉर्क है, अगर किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर इस तरीके से कपल फॉर्म होगा, टॉर्क फॉर्म होगा। राइट, और ये इस तरीके से क्लॉकवाइज यहां पर घूम जाएगा और खुद की डायरेक्शन को हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर ये वाला एंगल मेरे प्यारे बच्चों 0 डिग्री है, इफ दिस एंगल इज 0, तो टॉर्क की वैल्यू भी प्यारे बच्चों 0 होती है, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 है। ये वाला एंगल अगर आपका 180 डिग्री होता है तो साइन 180 भी हमारा 0 होता है, ऐसे में भी टॉर्क हमारा फिर से 0 के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर ये वाला जो एंगल है प्यारे बच्चों वो 90 डिग्री हो जाए, राइट, सो दैट टॉर्क विल बिकम मैक्सिमम, और उस टॉर्क की वैल्यू होती है mb। ठीक है, क्योंकि साइन 90 1 के बराबर हो जाता है, सो टाउ मैक्स विल बिकम mb, है ना, mb साइन 90। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या प्यारे बच्चों? जल्दी से यार कमेंट सेक्शन में जरा आग लगा दो अगर बात एकदम समझ में आ रही है तो। अगर समझ में आ रही है कमेंट सेक्शन में एक बार आग लगा दीजिए। कितने लोगों को बात एकदम क्लियरली समझ में आ रही है? इधर जरा मेरे को थम्स अप करके बताओ यार, कितने लोगों को बात क्लियरली समझ में आ रही है? थम्स अप करके बता दीजिए। एक बच्चा कह रहा सर इस वाले स्टूडियो में क्लास ना लगाया करो। भाई तुमसे ज्यादा मेरा मन नहीं होता इस स्टूडियो पे घुसने का, लेकिन मजबूरी है। ठीक है, यहां कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस लगा रहता है यार, या तो नेट नहीं चलेगा। एक बार और एक क्लास ऐसी थी, आप लोगों को याद होगा, उस क्लास में भी सेम यही हुआ था। वहां पर भी पूरी क्लास में आप लोग यही कमेंट करते रहते कि सर ऑडियो सही नहीं आ रहा है, वॉइस क्रैक हो रही है, सर वीडियो सही नहीं आ रहा है, चमक रहा है। उस पूरी क्लास में भी अगर आपको याद हो तो यही हुआ था। मैंने सिर्फ 1 घंटे वो क्लास पढ़ाया था आपको, है ना। इनफैक्ट अगली क्लास मेरे को पूरा रिवाइज कराना पड़ गया था, लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा कि रिवाइज यार ना कराना पड़े, है ना। जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए इतनी बात अगर समझ में आ रही है कि नहीं। देखो यार, संघर्षों से जूझना पड़ता है, जो सिचुएशन आती है मेरे प्यारे बच्चों उससे जूझना पड़ता है। ठीक है, तो अब जैसी भी कंडीशन है वैसी कंडीशंस में क्लास लिया जाएगा। कैंसिल करने से कोई फायदा नहीं है प्यारे बच्चों, है ना। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ाते हैं यार। अब जो है कंडीशंस वो है 83% बच्चों को बात समझ में आ गई है। बाकी जो 16% है वो यार थोड़ा सा कमेंट चैट को छोड़ो, है ना, लाइव चैट को छोड़ो, यहां पर बेटा फोकस करोगे तो आई होप आपको बात समझ में आएगी। मैं चैट को बंद कर दे रहा हूं क्योंकि बार बार बच्चे यही लिख रहे हैं सर चल नहीं रहा चल नहीं रहा चल नहीं रहा। अब यार मैं भी क्या करूं भाई, है ना, जो सिचुएशंस हैं वो हैं। तो देखो भैया, ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों ने एक मैग्नेट को रखा, यानी कि एक मैग्नेटिक डाइपोल को रखा प्यारे बच्चों। उसके ऊपर अपने आप टॉर्क जनरेट हो गया। वो टॉर्क मैक्सिमम तब था जब ये मैग्नेट ऐसे था, यानी कि मैग्नेट अगर इस तरीके से होगा बेटा तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, एंगल 90 हो गया और टॉर्क की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो गई और ये उसको मैक्सिमम इस तरीके से रोटेट करवा देगा। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस मैग्नेट के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से कपल डेवलप होगा, टॉर्क डेवलप होगा, जो कि उसको रोटेट
कराने की कोशिश करेगा और रोटेट ऐसा कराएगा कि उसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर देगा, लाइक दिस, है ना। यानी कि फाइनली ये मैग्नेट कैसे रुकेगा, इस डायरेक्शन में ऐसे आकर के रुकेगा, राइट है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस मैग्नेटिक डाइपोल इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि वहां पर टॉर्क डेवलप हुआ था। सो टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल, टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल हम लोगों ने अभी डिराइव किया था, एंड दैट टॉर्क वाज एम बी साइन थीटा। क्लियर, एम बी साइन थीटा। लेट अस सपोज dipole, magnetic dipole is rotated by वेरी स्मॉल एंगल डी थीटा। मान लेते हैं कि हम लोग ने उस डाइपोल को बहुत ही थोड़े से एंगल डी थीटा से रोटेट किया, तो प्यारे बच्चों जो वर्क हमें करना पड़ेगा दैट वर्क विल बी ऑल्सो वेरी स्मॉल, और उस वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाउ डी थीटा। देखो यार, अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को लीनियर मोशन में मूव कराते हैं ना, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर हम लोगों ने एफ फोर्स लगाकर उसको मान लो डी डिस्प्लेसमेंट करा दिया, ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक खींच लाए, तो ऐसे में वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप जब रोटेट कराते हो ना, रोटेट कराने में प्यारे बच्चों इसी वर्क का फॉर्मूला हो जाता है W इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगल, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो अगर वर्क का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल एफ डॉट डी आर, तो यहां पर वर्क का फॉर्मूला होगा इंटीग्रल टाउ डॉट डी थीटा। क्लियर, यानी कि फोर्स की जगह बेटा टॉर्क आ जाएगा और डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, राइट है। तो वही यहां पर रख करके हम लोग भी इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड में, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा W, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क की वैल्यू है बेटा एम बी साइन थीटा, सो टाउ बन गया एम बी साइन थीटा डी थीटा, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो वर्क की वैल्यू निकल करके आएगी एम बी साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है मेरे प्यारे बच्चों माइनस कॉस थीटा, वो भी किसी एंगल थीटा 1 से किसी एंगल थीटा 2 तक, क्योंकि जब आप इसको रोटेट कर रहे होगे तो वो रोटेशन भी किसी ना किसी एक एंगल थीटा 1 से थीटा 2 तक हो रहा होगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, और इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे दिस विल बिकम माइनस एम बी, ये वाला माइनस मैंने बाहर किया, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, और अगर इस वाले माइनस को भी मैं अंदर ले जाऊं तो इस वर्क का फॉर्मूला बेटा बन जाएगा एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, राइट। यानी कि अगर कोई भी डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसके ऊपर अपने आप टॉर्क आएगा, और जब टॉर्क आएगा तो वो टॉर्क उसको रोटेट भी कराएगा, राइट, टॉर्क उसको रोटेट भी कराएगा। उस रोटेशन में मेरे प्यारे बच्चों वर्क भी होगा, और उस वर्क की वैल्यू हम लोगों ने यहां पे निकाल रखी है। वर्क की वैल्यू निकाल करके कितनी आई है देख लीजिए, वर्क की वैल्यू निकाल करके आई है एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। लेट अस अज्यूम इफ अगर ये वो थीटा 1 जो एंगल है वो 90 हो जाए, यानी कि इनिशियली जो मैग्नेट था, जो मैग्नेटिक डाइपोल था, दैट वाज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस। मान लो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, और इनिशियली जो डाइपोल था वो ऐसे रखा हुआ था, तो डाइपोल मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये साउथ था मान लो, ये नॉर्थ था, तो डाइपोल मूवमेंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड बेटा हॉरिजॉन्टल है, तो एंगल इनिशियली कितना था, कुछ 90 डिग्री, है ना। और जो थीटा एंगल है, यानी कि फाइनली हम इसको घुमा करके कैसा बनाना चाहते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। फाइनली हम लोग इसको कुछ इस सिचुएशन में लाना चाहते हैं, ये साउथ है हमारा, ये नॉर्थ है, एंड लेट अस सपोज दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा। तो ये फाइनल सिचुएशन है जिसमें एंगल उसका थीटा के बराबर है। यानी कि आप क्या निकालने वाले हो वो मैं आपको बता रहा हूं, कि आपसे क्वेश्चन कहा गया कि भैया डाइपोल ऐसे था 90 डिग्री पर, उसको घुमा करके हम किसी थीटा एंगल पर लाना चाहते हैं। यानी कि इनिशियली जो डाइपोल है वो प्यारे बच्चों 90 एंगल पर है, और उसको मैं किसी थीटा एंगल पर लाना चाहता हूं। सो थीटा 1 90 हो जाएगा और थीटा 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। सो वर्क की वैल्यू देखो कितनी होगी, वर्क डन इज इक्वल टू पीई कॉस थीटा 1 यानी कि कॉस 90 माइनस कॉस थीटा। तो बेटा आप लिख सकते हो W इज इक्वल टू पीई
cos 90 0 होता है, so 0 minus cos theta, so this work will become minus PE cos theta. Work done will become minus PE cos theta, right? इसी वर्क को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक मिनट, ये मैं बार बार यहां पर पी लिख रहा हूं, पी नहीं होगा यार, MB था, है ना, सॉरी, पीई तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है ना, यहां पर बेटा हम लोग लिखेंगे MB, है ना, MB cos 90 माइनस cos थीटा, तो ये वर्क की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस MB cos थीटा, ऐसे कुछ इस तरीके से बेटा हम लोग लिखेंगे। तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज माइनस का M वेक्टर डॉट B वेक्टर। एक्चुअली वो गलती मेरे से लिखने में इसलिए हुई क्योंकि ये फॉर्मूला बिल्कुल जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने पढ़ रखा है, बिल्कुल वैसा ही है, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल की जगह अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल होता तो भी मेरे प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, एज इट इज सेम है, राइट है। तो मैं आपका चैट ओपन कर रहा हूं, जल्दी से यार एक बार हार्ड स्पैम करके बताना बात समझ में आई या नहीं आई। हाँ भाई, ठीक है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई है, इसलिए हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। पायल बेटा लिख लो, आज तो टाइम ही टाइम है आज तो टाइम ही टाइम है, मूड ऑफ हो गया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो, लिख लो, आपके सामने है सब कुछ, आराम से लिख लो भाई साहब। एक लोग कह रहे हैं सर सॉन्ग हो जाए, यार मूड जो है डिस्टर्ब हो गया थोड़ा सा आज, ऐसा नहीं होना चाहिए था यार, इतनी बढ़िया क्लास थी, है ना, इतनी बढ़िया क्लास थी, आधे बच्चों को वैसे ही, जो आधे बच्चे है ही नहीं बेचारे, हैं आधे बच्चे हमारे है ही नहीं। बहुत ही प्यारी क्लास थी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। चलिए कोई बात नहीं। अगला कॉन्सेप्ट है करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल। तो मेरे प्यारे बच्चों, करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल देखना है, यानी कि अगर मान लो हमारे पास कोई एक लूप है और इस लूप में करंट फ्लो हो रहा है, इस तरह का मान लीजिए कोई एक लूप है ना, और इस लूप में करंट फ्लो हो रहा है, मान लो इस डायरेक्शन में आई करंट फ्लो हो रहा है, लाइक दिस, ठीक है। जब इस तरीके से अगर आई करंट फ्लो हो रहा होगा तो मेरे प्यारे बच्चों जरा आप चेक करो, इस डायरेक्शन से जब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो ये करंट कैसा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है, सो दिस करंट लूप फ्रॉम दिस साइड will behave like a north pole,
इस तरफ से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज करंट है, इसलिए फ्रंट से देखने पर जैसा आप लोग देख रहे हो अभी, ये कैसा दिखाई पड़ रहा होगा आपको, नॉर्थ पोल की तरफ। और अगर सेम लूप को अगर हम लोग पीछे से देखेंगे तो यही हमारा साउथ पोल की तरह दिखाई पड़ेगा, राइट। तो फ्रंट पार्ट जो है वो नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा और पीछे वाला जो पार्ट है बेटा वो साउथ की तरह बिहेव करेगा। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, दिस करंट लूप विल बिहेव लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल, that will behave like a magnetic dipole, right? प्यारे बच्चों, आप लोग यार जरा एक बार कमेंट कर दो, ठीक है। सब लोग कमेंट कर दो कि सारे बच्चे वेब पर इसको देख लें, मतलब क्रोम पर लॉगिन कर लें सारे बच्चे और क्रोम से देखें आज के लेक्चर को, राइट। जिन लोगों का ऐप पर नहीं चल रहा है वो लोग सेम लेक्चर को क्रोम पर देख सकते हैं, गूगल क्रोम पर, यानी कि पीसी पर आप देख सकते हो या वेब फॉर्म में देख सकते हैं। बच्चे भी गूगल क्रोम ओपन कर लें, वहां से देख सकते हैं, राइट। चलिए, फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये एक करंट लूप है जिसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज जब करंट फ्लो होगा तो फ्रंट से देखने पर बेटा ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और पीछे से जब हम लोग देखेंगे तो इट विल बिहेव लाइक अ साउथ पोल, राइट। तो ये भी बेटा एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। अब इसको हम लोग डाइपोल आखिर क्यों बोल रहे हैं, इस चीज को जरा सभी लोग ध्यान से समझिएगा, डाइपोल हम लोग क्यों बोल रहे हैं, राइट। देखो, अगर हम लोग इसका कंपैरिजन करें किसी भी करंट लूप की वजह से, मैंने आप सभी को किसी भी करंट लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना सिखाया है ना। अगर कोई करंट लूप है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड अगर हम किसी भी लूप से बहुत दूर की डिस्टेंस पर देख रहे हो तो देखो कितना होता है। किसी भी इस तरह के लूप के एक्सिस पर प्यारे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? अगर ये R है, ये A है ना, यहां कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है एक्सिस पर, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट बाई 2 I A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2, राइट। कुछ इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटा, ठीक है। एक्सिस पर ये वाला मैग्नेटिक फील्ड प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों को डिराइव करा रखा है। अब आप जरा सोचो, इसमें भी अगर मैं कंडीशन लगा दूं कि ये जो पॉइंट है हमारा P पॉइंट, दैट इज फार अवे, बहुत दूर, अगर एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं तो बहुत दूर वाले पॉइंट के लिए आप भी कंडीशन क्या लगाओगे कि दिस R विल बी वेरी मच ग्रेटर देन A। अगर ये R बहुत बड़ा होगा तो आप खुद देखो, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की जगह बेटा हम लोग भी क्या लिखेंगे, R स्क्वायर, राइट। तो इस पूरे की जगह आप भी R स्क्वायर लिखोगे, R स्क्वायर की पावर 3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल R क्यूब बचेगा। तो आप लोग जरा ध्यान से देखो, क्या मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यही आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 2 I A स्क्वायर बाई R क्यूब, राइट। म्यू नॉट बाई 2 I A स्क्वायर बाई R क्यूब। ये किसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है? जब पॉइंट बहुत दूर होता है, किसी भी करंट लूप की एक्सिस पर बहुत दूर वाले किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग निकालेंगे तो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, राइट। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पर क्या करूंगा, वी विल मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 2 पाई। ऊपर भी बेटा 2 पाई का मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 2 पाई का मल्टीप्लाई करेंगे। सेम नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइड करने से देखो आखिर
क्या मिलेगा हमें? जो नीचे वाला 2 पाई है ना, वो इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड दिस विल बिकम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये वाला 2 पाई इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और क्या बन जाएगा? 4 पाई, राइट? और मेरे प्यारे बच्चों, दिस विल बिकम आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई, जरा ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाला जो 2 पाई है वो इसके साथ आ जाएगा, तो इसको थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट करते हैं और इसको लिख देते हैं 2i इंटू पाई ए स्क्वायर लाइक दिस होल डिवाइडेड बाई आर क्यूब, राइट? देखो 2 पाई को प्यारे बच्चों हम लोगों ने 2 पाई से मल्टीप्लाई किया, 2 पाई से डिवाइड किया और इसको कुछ इस तरीके से हम लोगों ने एडजस्ट कर दिया, यानी कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, राइट? अब इसको हम लोग बेटा क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दिस इज 2, ये तो करंट है, और पाई ए स्क्वायर क्या होगा? सोचो, अगर इस लूप का रेडियस ए के बराबर है तो पाई ए स्क्वायर का मतलब हो गया एरिया ऑफ द लूप, है ना, डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप देख सकते हैं, दैट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हैज बिकम समथिंग लाइक दिस। कुछ इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल गई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2ia अपॉन आर क्यूब। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या प्यारे बच्चों? जल्दी से बता दो यार, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू समझ में आई आपको? अब सारा बात ये है कि सर ये वाला फॉर्मूला तो सर सिंपल है, आपने डिराइव कराया है, हम लोग को पता है, ठीक सर, ये भी बात आपने पढ़ा रखा है, ये भी हम लोग को पता है, लेकिन सर ये 2 पाई का मल्टीप्लाई 2 पाई का डिवाइड, आखिर सर ये सारी कलाकारी आप कर क्यों रहे हैं? आप लोग के मन में यही आ रहा होगा ना कि सर आपने जो किया है वो तो समझ में आया कि क्या किया है, लेकिन क्यों किया है सर ये नहीं समझ में आया, है ना? तो वो मैं आपको बताता हूं प्यारे बच्चों। हम लोग इस वजह से कर रहे हैं, जैसे सोचो एक करंट लूप है, इस करंट लूप की वजह से उस बहुत दूरी पर कोई पॉइंट है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको निकलवाया, कलाकारी थोड़ी सी की, ठीक है, इस फॉर्म में आ गया। अब जरा सोचो, अगर हम लोग किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से उसकी एक्सियल पोजीशन पर बहुत दूर अगर कोई पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? बहुत दूर अगर कोई पॉइंट है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। 2p अपॉन आर क्यूब, ये आपको याद आ रहा होगा भाई। एक्सियल पोजीशन पर अगर कोई पॉइंट है ना, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बोलो यही होती है। अब मेरे प्यारे बच्चों जरा दोनों वैल्यूज को आप कंपेयर करो, दोनों वैल्यूज को बेटा कंपेयर करो। यहां पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है जो कि इलेक्ट्रो में कांस्टेंट होता है, तो भाई साहब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मैग्नेटिज्म में कांस्टेंट होता है। यहां भी 2 दिखाई पड़ रहा है, यहां भी 2 दिखाई पड़ रहा है, यहां भी आर क्यूब है, यहां भी आर क्यूब है। अगर यहां पर बोलो सारी चीजें सेम हैं तो मेरे प्यारे बच्चों लास्ट चीज भी सेम होनी चाहिए। अगर ये P इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है जो कि सबको पता है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये IA क्या होगा? कमेंट करके बताओ। अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है तो ये IA क्या होना चाहिए? ये इलेक्ट्रो के लिए, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए अगर आप लिख रहे हो, है ना, तो यहां पर आप मैग्नेटिज्म के लिए लिख रहे हो, है ना। अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है तो मेरे प्यारे बच्चों ये IA क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी दिस IA? यस मनीष राजपूत, वेरी गुड, दैट शुड बी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। मानव ने भी बिल्कुल सही लिखा है, यशिका वेरी गुड बेटा, है ना। सभी ने बात सही बताई, सभी ने पॉइंट पकड़ लिया। पॉइंट यही है कि हम लोगों ने ये जो कलाकारी की है ना, वो कलाकारी सिर्फ इसीलिए किया है कि आप इस वाले फॉर्मूले के साथ इस वाले फॉर्मूले को कंपेयर कर सको, और कंपेयर करके आप ये पता कर सको कि भाई साहब अगर हम लोग किसी भी लूप की एक्सिस पर कोई बहुत दूर का पॉइंट ले लेंगे तो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, और किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल से बहुत दूर जो पॉइंट होता है वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो दोनों बिल्कुल मैच करता है। वहां पर कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी आर क्यूब, यहां भी आर क्यूब, है ना। तो अगर यहां पर P है जिसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहते हैं, तो यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए। यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का एक फॉर्मूला भी निकल करके आ गया आपके पास, दैट इज करंट इनटू एरिया। दिस इज
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, राइट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को आप स्मॉल m से भी डिनोट कर सकते हो, और वो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकल करके आया उसकी वैल्यू होनी चाहिए I इंटू ए, यानी कि करंट इंटू एरिया। तो जरा सोचो, करंट की वैल्यू हम सबको पता है, एरिया भी भाई साहब हम लोग को पता है। अगर इसका रेडियस a के बराबर ले लें तो बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू हो गई करंट मल्टीप्लाइड बाई एरिया, दैट इज पाई इंटू ए स्क्वायर। क्लियर है क्या? करंट इंटू एरिया। अब सोचो, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो डायरेक्शन एरिया का होगा वही डायरेक्शन मैग्नेटिक मूवमेंट का भी होगा, है ना। जो डायरेक्शन एरिया का होगा वही डायरेक्शन मैग्नेटिक मूवमेंट का भी होगा। और वैसे जो एरिया होता है ना, वो एरिया परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स होता है। अगर कोई भी इस तरीके का सर्कुलर लूप है तो उसका एरिया परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ या फिर परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स, है ना। तो एरिया का डायरेक्शन हो गया परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, राइट, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ इधर की तरफ या उधर की तरफ देखोगे तो वो भी बाहर ही है। अगर लूप को मैं ऐसे बाहर निकाल के बना दूं तो ये भी बाहर है और ये भी बाहर है, दोनों ही डायरेक्शन मेरे प्यारे बच्चों आउटवर्ड्स होगा, राइट, दोनों ही आउटवर्ड्स होगा। अब आपको यह समझना है कि सर फिर कौन सा डायरेक्शन लेंगे, तो बेटा इसके लिए यहां पे राइट हैंड रूल है हमारे पास कि जैसा करंट हो बस वैसे फिंगर्स को घुमाना, जैसा करंट हो। एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो थंब देखो आउटवर्ड्स आ रहा है, यही क्लॉकवाइज होता तो यही थंब इनवर्ड्स आता, राइट। तो इसके बेसिस पर हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यानी कि जो स्मॉल m है, मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसका डायरेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं। क्या यह बात आप सभी को समझ में आ गई? चेक कर लीजिए, मैग्नेटिक मोमेंट जो निकल करके आया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द करंट लूप, दैट इज इक्वल टू करंट इंटू एरिया, है ना। सो दैट इज करंट इंटू एरिया वेक्टर। तो जो डायरेक्शन जो है एरिया वेक्टर का होगा वही डायरेक्शन प्यारे बच्चों आपका मैग्नेटिक मूवमेंट का होगा। सो डायरेक्शन इज डिफाइंड एज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप। उस लूप के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है ना। और उसके लिए आप राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। तो राइट हैंड थंब रूल आपको यहां पर बताया गया, इफ वी कर्ल द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप, है ना, जैसा भी डायरेक्शन है, जैसे मान लो ये लूप है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसा लूप है और करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, भाई सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी, मैं जैसा दिखा रहा हूं इस तरीके से आई करंट फ्लो हो रहा है प्यारे बच्चों, राइट। तो अगर ये क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो थंब किधर की तरफ आया, इनवर्ड्स, है ना। फिंगर्स को मैंने क्लॉकवाइज रोटेट कराया, थंब किधर आया, इनवर्ड्स। तो इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो किधर की तरफ आएगा, इनवर्ड्स, अंदर की तरफ। यही लूप अगर मान लो सर्कुलर लूप होता और इस लूप में जो करंट है वो इस बार मान लो एंटी क्लॉकवाइज होता, लाइक दिस, तो हम उसको ऐसे घुमाते और ये किधर निकल करके आता, आउटवर्ड्स। तो मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर जो हमारा निकल करके आता दैट इज आउटवर्ड्स। क्लियर है क्या? बात समझ में आ गई है क्या प्यारे बच्चों? बात समझ में आ गई है क्या सभी को बात समझ में आ गई है क्या? इज दिस क्लियर एवरीवन? देखो कुछ बच्चों को इस चीज से एक प्रॉब्लम है। कुछ बच्चे कहते हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर, लेकिन सर ये जो आप लैंग्वेज लिख के ले आते हो सर, ये लिख के मत लाया करो, है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूं। सबसे पहला लॉजिक, जब मैं इस तरीके से लैंग्वेज लिख करके ले आता हूं, सबसे पहला लॉजिक, आपके पूरे सिलेबस में जितने भी लॉज होते हैं, राइट, जितनी भी मेन डेफिनेशंस होती हैं, मैं आपको बता दूं, जब बात बोर्ड एग्जाम्स की जाती है तो बोर्ड एग्जामिनेशंस में जो चेकिंग कर रहे होते हैं ना, जो टीचर्स होते हैं, वो 15-15, 20-20 साल से पढ़ा रहे टीचर्स होते हैं, यानी कि दे आर वेरी एक्सपीरियंस टीचर्स। उन लोगों को एज इट इज जो बुक में लिखा हुआ डेफिनेशन है ना वो रटा होता है। बात समझ रहे हो? उनको जो बुक में लिखा डेफिनेशन है वो एज इट इज रटा होता है, एकदम उनको लर्न होता है। तो जब आप सेम लैंग्वेज में चीजों को लिखते हो
तो आप उसमें सारी चीज लिखते हो, राइट? देखो जब बुक में कोई डेफिनेशन या कोई रूल इस तरीके से लिखा जाता है तो चेक कर लो उसमें सारी बात लिखी जाती है ना? तो यहां पर सारी एक एक पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, तो जब एज इट इज आप लोग भी लिखते हो तो टीचर्स के लिए थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट होता है, वो आपको पूरे पूरे मार्क्स उस चीज में देते हैं। लेकिन जब आप सेम चीज को अपनी लैंग्वेज में बना करके लिखते हो, नंबर वो तब भी देंगे, लेकिन जब आप पूरी बात लिखोगे तब। बात समझ में आ रही है? अब हो सकता है इसी राइट हैंड रूल में आप लोग सिंपली लिखोगे कि भाई फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में घुमाओ, तो जो थंब है वो थंब हमारा जो है मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। बोलो ये बात सही है कि नहीं है? बोलो ये बात सही है कि नहीं है? जल्दी से जरा मेरे को बता दो कमेंट करके। आप लोगों से मान लो पूछा गया राइट हैंड रूल क्या है, तो आप कहोगे कि भैया करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को रोटेट करेंगे। अब जो थंब जिस डायरेक्शन में शो करेगा वही है मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन। बोलो ये बात सही है कि नहीं है? यही लिखोगे सब लोग, राइट? सब लोग यही लिखोगे। लेकिन इसमें भी एक पॉइंट रह गया, कौन से हाथ का था? कौन से हाथ से करना है, लेफ्ट से करना है कि राइट से करना है? प्यारे बच्चों, अब जब यही चीज मेरे प्यारे बच्चों, जब यही चीज बुकिश लैंग्वेज में लिखा होता है, एज इट इज लैंग्वेज में जब लिखा होता है, किताब की लैंग्वेज में जब लिखा होता है, तो देख लो पॉइंट लिखा हुआ है, उसमें यह भी लिखा हुआ है इफ वी कर्ल द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड in the direction of the current loop, then the extended thumb, अब हो सकता है आप extended ना लिखें, आप केवल लिखेंगे thumb gives the direction of magnetic movement। तो ये जो छोटी छोटी सी बात है, राइट, ये छोटी छोटी सी बात आपसे गलत हो सकती है, तो मैं इसलिए आपकी सहूलियत के लिए मैं लिख करके ले आता हूं, वरना हम लोग को रूल्स तो रटे ही हैं भाई, हम तो समझा ही देंगे, हम तो ये नहीं लिखा होगा तो भी समझा देंगे। और याद करो जिस दिन रिवीजन वाली क्लास होती है, जिस दिन पूरा चैप्टर 1 शॉट में आपको मैं समझाता हूं, उस दिन तो कुछ भी नहीं लिखा होता है, राइट? उस दिन तो मैं ऐसे ही समझा देता हूं आपको। तो ये जो मैं डेफिनेशन लेकर के आता हूं बेटा, ये आपके लिए है, ये आप अच्छे से लिख पाओ इसलिए लेकर के आता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि सर मत लेकर के आया करो, इसे रेडीमेड मत लाया करो। अब जैसे इस वाले में मैं ये सब क्यों लेकर के आया, जरा ध्यान से देखो, यहां पर इतनी लैंग्वेज मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि पहली बात, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, एक्सप्लेन करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल, राइट? दूसरी बात, एक तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दूसरी बात थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं, डेरिवेशन के नाम पर इसमें बोलो कुछ ज्यादा नहीं है, यहां पर आपको ये लैंग्वेज लिखना ही पड़ेगा। तो ये लैंग्वेज इसलिए लेकर के आया हूं कि आपको भी समझ में आ जाए कि हां भाई ये थ्योरेटिकल चीज है, इसमें थ्योरी मेरे को लिखना ही पड़ेगा, राइट? इसलिए ये थ्योरी यहां पर लिख करके ऑलरेडी लेकर के आया हूं, वरना खुद सोचो हम लोगों के लिए एज अ टीचर, मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों के लिए एज अ टीचर ये अगर एकदम खाली रहे ना पीपीटी तो ज्यादा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि हमें ये सब बनाने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी भाई। सोचो ना यार, अगर मैं ये सब ब्लैंक लेकर के चले आऊं तो मेरे लिए तो बढ़िया ही है, मैं तो 10 साल से पढ़ा रहा हूं, मैं तो वैसे ही पढ़ा दूंगा, मेरे लिए तो आसान हो गया ना, मेरे को पीपीटी नहीं बनाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर मैं ये पीपीटी बनवा करके लाता हूं, एक एक कंटेंट इसमें निकाल के रखता हूं, तो उसमें हम लोग मेहनत करते हैं इसलिए कि आपके लिए इजी हो जाए। अभी बात समझ में आई? तो अब ये बात मत कहना कि सर ये लिख करके मत लाया करो, जहां रिक्वायर्ड होता है वहीं पर हम लोग लिखते हैं, जहां नहीं रिक्वायर्ड है वहां पे नहीं लिखते हैं, राइट? अब यहां पर भी देखो, अगेन दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, किसी भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी थ्योरेटिकल टॉपिक है, पूछा जाता है, राइट? इसलिए यहां भी देखो लैंग्वेज लिखा हुआ है, लैंग्वेज से आपको आइडिया लगेगा, है ना, कि इस पर्टिकुलर चीज को हमें कैसे लिखना है। देखो अगर यही बैच आपका जेई का बैच होता, नीट का बैच होता, तो ये सब चीजें ना होती यहां पर, क्योंकि वहां पर मेरे को आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है, कॉन्सेप्ट में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करानी है, दैट्स इट। वहां पर थ्योरी नहीं लिखना है। लेकिन जब बात बोर्ड्स की जा रही है तो वहां पर थ्योरी का रिक्वायरमेंट है, वहां पर आपको लिखना आना चाहिए, और ये सारी चीजें एज इट इज आपको लिखनी चाहिए अगर आपको टॉप करना है तो, राइट? तो जरा देखो, ध्यान से सुनो, किसी भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट, एक चीज सोचो, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भाई एक करंट कैरिंग लूप जो होता है, दैट लूप बिहेव्स एज मैग्नेटिक डाइपोल, है ना? तो सोचो यार, अगर करंट लूप है
तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स भी तो रिवॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में बोलो करंट भी अज्यूम किया जा सकता है, करंट भी अज्यूम किया जा सकता है, राइट। सो जरा पढ़ो, अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स, निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस के चारों तरफ बेटा रिवॉल्व कर रहे होते हैं, है ना, और उसकी वजह से भी वहां पर करंट अज्यूम किया जा सकता है। पहले उसको मैं समझा दे रहा हूं, है ना, और फिर हम लोग इसमें आएंगे रेडीमेड वाले आइटम में, है ना। ये मान लो हमारा न्यूक्लियस है भाई साहब, न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व बेटा कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन रहा, इलेक्ट्रॉन की अपनी कुछ स्पीड रही होगी, पाथ का कुछ ना कुछ रेडियस रहा होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है। अब आप लोग खुद ही सोचो, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है तो क्या इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट अज्यूम किया जा सकता है? करंट विल फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमें चाहिए इस लूप का, है ना, क्योंकि हमें क्या प्रूफ करना है यहां पर? देखो, हमें प्रूफ करना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन के पास भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, राइट है। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा? दैट इज करंट मल्टीप्लाइड बाई एरिया। करंट क्या होता है भाई साहब? चार्ज अपॉन टाइम मल्टीप्लाइड बाई एरिया। जरा सोचो, चार्ज कौन है, कौन रिवॉल्व कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। और एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में इस इलेक्ट्रॉन को जो टाइम लगता है वही टाइम पीरियड कहलाता है बेटा, मल्टीप्लाइड बाई एरिया। एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर के बराबर, है ना। अब टाइम पीरियड के बारे में सोचो, इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड कैसे निकाल सकते हैं? तो भैया टाइम पीरियड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है सरकमफेरेंस के बराबर और स्पीड है v के बराबर, राइट। तो बेटा यहां से हम लोग टाइम पीरियड की वैल्यू को एज इट इज यहां रखेंगे, दैट इज 2 पाई आर अपॉन वी मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, सो दिस विल बिकम ई वी आर डिवाइडेड बाई 2। m की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या निकल करके आ गई? EVR डिवाइडेड बाई 2। E क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, V क्या है? इलेक्ट्रॉन की स्पीड, R क्या है? पाथ का रेडियस, डिवाइडेड बाई 2। क्या ये बात समझ में आई आपको? दिस इज मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, सिंपल। अगर इलेक्ट्रॉन भाई साहब रिवॉल्व कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग करंट अज्यूम कर सकते हैं। अगर करंट यहां पर घूम रहा है ना, तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग भी मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं, दैट इज करंट इनटू एरिया। करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज इलेक्ट्रॉन है, टाइम पीरियड t है, एरिया पाई आर स्क्वायर है। टाइम पीरियड की वैल्यू हो जाएगी ना डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है 2 पाई r और स्पीड है v, तो बस यहां पर सिंपली आप रख दीजिए दैट इज EVR बाई 2। क्या ये बात चकाचक समझ में आ गई है प्यारे बच्चों? इज दिस 100% क्लियर? अगर बात समझ में आई तो जल्दी से भाई कमेंट सेक्शन में आग लगा दो, कमेंट सेक्शन में आग लगा दो। क्या ये बात समझ में आ गई है प्यारे बच्चों? बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डाउट सेक्शन आपका देख लेते हैं भाई। सर परिश्रम 2.0 क्या है, प्लीज एक्सप्लेन। प्रियांशी कह रही है सर परिश्रम 2.0 क्या है? बेटा अपने लोग का नया बैच है परिश्रम 2.0 में। जिन बच्चों ने अभी तक परिश्रम बैच नहीं ज्वाइन किया था उनके लिए नया बैच आया है 2.0, जिसमें अभी एकदम चैप्टर 1 से स्टार्ट किया जाएगा,
राइट। लेकिन आप लोग, जो लोग सब कुछ यहां पर पढ़ रहे हैं, जिनकी तैयारी बढ़िया चल रही है, उनको 2.0 में जाने की जरूरत नहीं है। बट शायद आप लोगों को मिल भी गया है, मुझे अभी आइडिया नहीं है इसके बारे में, है ना। तो वहां से आप रिवीजन चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो अगर यहीं पर आपका बढ़िया चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, राइट है। लेकिन जिन बच्चों का परिश्रम 1.0 में बढ़िया चल रहा है प्यारे बच्चों, उनको 2.0 में जाकर के फिर ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर 1.0 में अच्छा चल रहा है तो 2.0 में मत जाइए, ठीक। अगर 1.0 में आपका बहुत ज्यादा बैकलॉग है, आप बिल्कुल कवर नहीं कर पा रहे हो, कोई उम्मीद नहीं है आपके पास, तो भैया 2.0 में जाओ, फिर आपकी मजबूरी है। सर आप 2 और 1 चैप्टर के जो आ रही है उसमें साथ साथ रिवाइज कराते चलिए सर, इट इज माई रिक्वेस्ट नॉट सजेशन। ठीक है भैया, देखेंगे। एक बार फिर से पीवाईक्यू थ्योरी भी करा दीजिए। दिव्या बेटा पीवाईक्यूज में और भी जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, टेंशन ना लेना, वो सब मेरे दिमाग में है, सब हो जाएगा। सर थ्योरी भी करा दीजिए। दिव्या बेटा करवा तो रहे हैं। सर क्या परिश्रम 2.0 लेना चाहिए? नहीं, मतलब जरूरी थोड़ी ना है। देखो ऐसा थोड़ी ना है बेटा कि जो भी जितने भी बैचेस आ रहे हैं हमको सारे लेने हैं, ऐसा थोड़ी है। आप एक बैच में हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, अगर सारी चीज आपकी अच्छी चल रही है तो फिर जरूरत नहीं है। लेकिन अगर दिक्कत है, ठीक है, अगर प्रॉब्लम है, बैकलॉग बहुत ज्यादा है, या आपसे कवर नहीं हो पा रहा है, या नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर भैया 2.0 का सहारा आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। ये मतलब होता है, बाकी कंपलसरी थोड़ी ना है। सर इसमें एम वेक्टर के आगे क्रॉस और डॉट क्यों लिखा है? ये अनुशिखा है। अनुशिखा बेटा क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड्स और डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड्स, ये मतलब है, ठीक है। अच्छा, परिश्रम 2.0 आप सभी को फ्री में मिल गया है, बहुत अच्छी बात है। जो 1.0 वाले यानी कि परिश्रम बैच के जो बच्चे थे उनको 2.0 मिल गया है, बहुत ही अच्छी बात है। फ्री में मिला है तो अच्छी बात है भैया, रिवीजन वहां से कर सकते हो अगर मन है तो, है ना। ये आपके ऊपर है यार, ये आपका डिसीजन है। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूजन नहीं पालना है जीवन
रहा था आपसे, जब यहाँ नेट ही नहीं चल रहा तो कहाँ से क्लास चलेगी। मैम मैं इस स्टूडियो में दोबारा नहीं आऊँगा, मैं क्लास बहुत दिन हो गया स्टूडियो में। बेटा मेरी आवाज आ रही है क्या? कुछ आवाज मेरी आ रही है क्या यार? ना यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, बताओ क्या मतलब है इसी क्लास का। आवाज आ रही है क्या है? ये क्लास ओवर कर दो यार। हम्म, बेटा आवाज आ रही है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो दो चार चीजें और देख लेते हैं, अदरवाइज फिर क्लास ओवर करते हैं। चल रहा है? चल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। यहां पर देखो हम लोगों ने पहले मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला, दैट वाज EVR/2। अगर मैग्नेटिक मूवमेंट का बेटा डायरेक्शन पूछेंगे तो करंट देखो क्लॉकवाइज है, मैग्नेटिक मूवमेंट किधर आएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट की जो वैल्यू निकल करके आएगी दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, राइट। तो चाहे m वेक्टर आप इधर की तरफ मान लो या फिर आप इसको μL मान लो, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। और अगर प्यारे बच्चों यहां पर हम लोग देखें कि एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होगा, तो एंगुलर मोमेंटम को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिख दूं तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है m टाइम्स r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, राइट। r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर देखो जरा किधर होगा, रेडियस इधर है, वेलोसिटी इधर है, तो ये किधर की तरफ आएगा? दैट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट विल बी इन अपवर्ड्स डायरेक्शन फॉर दिस लूप, है ना। ये लूप बेटा ऐसा लूप है, ये लूप इस तरह का लूप है, राइट। तो इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में है और इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में यहां पे मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम दोनों ही मिला है। तो उसी चीज को यहां पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं। इन दोनों का रेशियो अगर निकालेंगे तो E/2m आएगा, उसको गायरो मैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं। और इस रेशियो की वैल्यू है 8.8 इंटू 10 टू द पावर 10 कूलम पर kg। क्लियर है क्या?
क्लियर है क्या? राइट आ जाइए जरा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। क्या नेट अभी भी चल रहा है क्या? सही चल रहा है? चैट देखो। अच्छा मैं एक बार यहां पोल पर बता दीजिए कितने लोगों को ये वाला डेरिवेशन समझ में आया है। कितने लोगों को ये E/2m वाला जो रेशियो है वो समझ में आया? बेटा जल्दी से जरा एक बार बता दो तो। कितने लोगों को समझ में आया है? थम्स अप करके बता दो। नहीं आया होगा तो फिर से बताएंगे, है ना? नहीं आया होगा तो फिर से बताएंगे। जल्दी से एक बार बता दीजिए थम्स अप करके। एंगुलर मोमेंटम का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, राइट? यानी कि मोमेंटम का मूवमेंट हम लोग निकालते हैं, और मूवमेंट जिस भी चीज का बेटा निकालते हैं उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यानी कि मोमेंटम में जब आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस r का मल्टीप्लाई करते हो तो वो मूवमेंट ऑफ मोमेंटम कहलाता है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। ठीक है, और उसकी वैल्यू है mvr, वही यहां पे निकाला गया है। जल्दी से एक बार थम्स अप करके बता दीजिए। अगर नहीं आया होगा तो फिर से रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ भाई, लगभग 50% बच्चों को आया है, 50% बच्चों को नहीं आया है। तो मैं एक बार बेटा फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, शायद इंटरनेट के चक्कर में नहीं आया। देखो भाई, अगर कोई भी इस तरीके से न्यूक्लियस है, बेटा सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर इस तरह से कोई न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन किसी एक सर्टेन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन की अपनी कुछ ना कुछ स्पीड रही होगी, और यहां पर कुछ ना कुछ रेडियस रहा होगा पाथ का। ठीक, ये इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बेटा हम लोग करंट को अज्यूम कर सकते हैं, राइट? अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हम लोग करंट को क्लॉकवाइज, लाइक दिस वी कैन अज्यूम करंट। करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? क्या अभी भी लैग हो रहा है क्या? हाँ वो तो बात सही है। क्या बच्चे लिख रहे हैं भाई? प्यारे बच्चों, यहां पर अगर हम लोग मैग्नेटिक मूवमेंट अगर निकालें, यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन यहां पर रिवॉल्व कर रहा है, अगर उसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला जाए तो बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट को आप m से भी डिनोट कर सकते हो, मैग्नेटिक मूवमेंट को आप म्यू l से भी डिनोट कर सकते हो, एक ही बात है। म्यू e भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से भी जो है हम लोग डिनोट कर सकते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट को, राइट? अब देखो मैग्नेटिक मूवमेंट जो है उसका फॉर्मूला हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था? दैट वाज करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया, राइट? करंट की वैल्यू प्यारे बच्चों यहां पर आई है, और करंट यहां पर कितना हो सकता है? चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। भाई करंट जो होता है ना, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, यानी कि करंट अपॉन टाइम, तो सॉरी चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज कौन रिवॉल्व कर रहा है? इलेक्ट्रॉन, और टाइम पीरियड उसका कितना होगा? दैट इज कैपिटल टी, राइट? सो दैट इज ई बाई टी मल्टीप्लाइड बाई एरिया ए। तो ये बन जाएगा ई अपॉन टाइम पीरियड जो होगा, दैट इज टोटल डिस्टेंस 2 पाई आर अपॉन स्पीड v मल्टीप्लाइड बाई एरिया, और एरिया की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी हो जाएगी? दैट इज पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, और मैग्नेटिक मूवमेंट जो है, जिसको आप म्यू ई म्यू एल ऐसा भी लिख सकते हो, इसकी वैल्यू निकल करके आ गई है ई वी आर बाई 2।
यहां तक की बात बेटा अगर समझ में आई है तो जल्दी से हार्ड स्पैम करिए। यहां तक की बात अगर चकाचक क्लियर है तो हार्ड स्पैम करिए। यहां तक की बात अगर क्लियर है तो हार्ड स्पैम करिए जल्दी से सब लोग। उत्कर्ष भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो यार, पढ़ने वाले बच्चों को तो सब कुछ, वो तो हर कंडीशन में एडजस्ट करते हैं, वो हर चीज में एडजस्ट करते हैं, राइट। लेकिन जिनको थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम निकालनी है तो भाई साहब उनको तो प्रॉब्लम कुछ ना कुछ मिल ही जाती है ना। बहुत बढ़िया। सो मेरे प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू EV/2 आ गई है और ये आप सबको समझ में भी आ गया है, बहुत अच्छी बात है, राइट। अब आगे की बात करते हैं। एक कॉन्सेप्ट बेटा 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है एंड रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर में, उस कॉन्सेप्ट का नाम है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है या रोटेट कर रहा है किसी भी ऑर्बिट में, लाइक दिस, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट r रेडियस के किसी पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है, ये उसकी स्पीड है mvr, है ना। ये तीन चीजें हम लोग को पता है। तो यहां पर बेटा एक कॉन्सेप्ट आता है एंगुलर मोमेंटम का, और एंगुलर मोमेंटम को ही मूवमेंट ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है mvr के बराबर, राइट। अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो इसी को I ओमेगा भी कहते हैं, इसी को I ओमेगा भी कहते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अगर आप लोग को याद आ रहा हो, I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2, राइट। सो I क्या था, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा क्या था, एंगुलर स्पीड। लेकिन मैं उतना ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि 12th में ज्यादा इसका यूज नहीं है। तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम जो है दैट इज mvr, मास इंटू स्पीड इंटू रेडियस। और अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में आपको बताऊं, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी भी है, तो इट इज m टाइम्स r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, राइट। क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, m टाइम्स r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। तो आप यहां पर देख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू अगर मैं यहां पे निकालूं उसी इलेक्ट्रॉन के लिए, सो दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज mvr। तो यहां पर एक इक्वेशन बेटा ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई। अभी आपको एंगुलर मोमेंटम समझ में आया है क्या? एंगुलर मोमेंटम समझ में आया है क्या बेटा? बता दो भाई, एंगुलर मोमेंटम क्लियर है क्या? दैट इज मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, राइट, mvr। ये एंगुलर मोमेंटम होता है किसी भी रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए, सो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग यहां पर दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें, यानी कि इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 अगर कर दें, तो ये बेटा बन जाएगा मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम, यानी कि EVR अपॉन 2 डिवाइडेड बाय mvr। तो v से v कैंसिल, r से r कैंसिल, तो ये जो रेशियो बेटा m/l का आया, जिसमें m क्या था, ध्यान से समझना भैया, m क्या था, एंगुलर मोमेंटम, सॉरी m का मतलब क्या था, मैग्नेटिक मूवमेंट, m का मतलब क्या था, मैग्नेटिक मूवमेंट, और l का मतलब था एंगुलर मोमेंटम। तो ये आपका आ गया है E अपॉन 2m। ये वाला m बेटा क्या है, दिस इज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये m क्या है, दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। ये वाला m क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट। यही कारण है कि किताब में मैग्नेटिक मूवमेंट को यहां पर म्यू l से डिनोट कर दिया गया कि आपको कंफ्यूजन ही ना हो। सो दिस इज म्यू l और m, जो भी लिखना चाहो। सो म्यू l अपॉन l अगर मैं करूंगा, दिस विल बी E अपॉन 2m, राइट। और बेटा E क्या था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, m क्या था, इलेक्ट्रॉन का मास, दोनों ही कांस्टेंट है। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास यहां पे रख दूं, राइट, वैल्यू अगर मैं रख दूं, तो ये सॉल्व होकर के आता है 6.6 इंटू 10⁻10 कूलम पर kg, राइट। कुछ इस तरीके का डेटा निकल करके आता है, 8.8 आता है शायद, जस्ट अ मिनट, ये रेशियो, हाँ 8.8 निकल करके आता है, 8.8, 6.6 नहीं, 8.8। इसीलिए प्यारे बच्चों रटने का नहीं, ज्यादा रटना वटना नहीं चाहिए, मेरे को तो कुछ भी नहीं रटा है ना। E/2m,
ये पता है ना। इसी रेशियो को हम लोग गायरोमैग्नेटिक रेशियो भी कहते हैं। दिस रेशियो इज ऑल्सो नोन एज गायरोमैग्नेटिक रेशियो। इसकी वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर? So what is gyromagnetic ratio? Gyromagnetic ratio is the ratio of magnetic moment of the revolving electron to the angular momentum. Right? I hope अब आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। That is mu L upon L, that is E by 2m, और ये रेशियो कांस्टेंट वैल्यू आती है, इसी को गायरोमैग्नेटिक रेशियो भी हम लोग कहते हैं, है ना। अब यार, अब जल्दी से एक बार बता दो, अब कितने लोगों को बात समझ में आ गई है? अब कितने लोगों को बात समझ में आ गई है? जल्दी से जरा थम्स अप करके बता दो। कितने लोगों को अब एकदम चकाचक क्लियर है यार, है ना? जल्दी से बता दो भाई। मुझे भी थोड़ा सा गुस्सा आ गया था यार, सॉरी भाई, है ना। गुस्सा नहीं आना चाहिए इंसान को। परिस्थितियां तो आती जाती रहती हैं, इतना गुस्सा नहीं आना चाहिए। बट कभी कभी इंसान होने के नाते हम लोग भी आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं, है ना। कोई बात नहीं। एक्चुअली एकदम से नेट यहां पर बंद हो गया, ठीक है। मेरे सामने की स्क्रीन एकदम ब्लैंक हो गई। वीडियो मेरा खुद भी नहीं दिखाई पड़ रहा। मुझे लग रहा मैं बस पढ़ाया जा रहा हूं। कोई शायद पता नहीं बच्चों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। तो ऐसे में मैं भी डाउट में आ गया। आप लोगों के कमेंट्स भी नहीं आ रहे थे। मुझे खुद मेरा जब नहीं दिखाई पड़ रहा है तो फिर आपको क्या दिखाई पड़ रहा होगा, मैं ये सोच रहा था, राइट। लेकिन कोई बात नहीं, होता है यार। होता है। ये स्टूडियो बड़ा प्यारा स्टूडियो है, आप लोग को भी पता है ना। सो भैया लगभग 90% बच्चे हमारे हैं जिनको बात चकाचक समझ में आ गई है, तो बाकी 10% को भी आ ही जाएगा। कोई इतनी बड़ी बात नहीं, कोई बहुत टफ बात यहां पर इस लेक्चर में नहीं है। आ जाओ बेटा, एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। सो अ मैग्नेटाइज्ड नीडल ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, एक नीडल है जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट है भाई साहब 4.8 into 10 to the power minus 2 is placed at 30 degree with the direction of magnetic field of magnitude 3 into 10 to the power minus 2 Tesla. What is torque? तो यार एकदम बउआ छाप क्वेश्चन है। मैग्नेटिक मूवमेंट भी गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है, एंगल भी गिवन है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है ना यार, mb sin थीटा। बस धड़ाधड़ वही mb sin थीटा लगाना है आपको और आंसर बताना है। पूरे 1 मिनट का समय मैंने आपको दे दिया है ना। मैग्नेटिक मूवमेंट भी गिवन है भाई साहब 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 2। मैग्नेटिक फील्ड भी है यार, कितना आसान है। साइन एंगल भी गिवन है, साइन 30 1/2 होता है, ये इसको कैंसिल करेगा 2.4 इंटू 3 करेंगे, सो करेक्ट आंसर दिखाई पड़ रहा है हमें, है ना। व्हाट इज टॉर्क? तो भैया टॉर्क की जो वैल्यू निकल करके आई है प्यारे बच्चों, वो ये है। वैसे टॉर्क का यूनिट यार न्यूटन पर मीटर होना चाहिए, यहां पे जूल लिखा हुआ है, ये समझ लो न्यूटन मीटर है, समझ लो, है ना। ये मान लो न्यूटन मीटर है, राइट। तो करेक्ट आंसर हमारा जो है वो सेकंड पार्ट है, यानी 74% बच्चों ने बिल्कुल सही किया है, ठीक है। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लेनर लूप ऑफ इररेगुलर शेप encloses an area of this and carries a current of 12 ampere. The sense of flow of current appears to be clockwise to the observer. यानी कि जो ऑब्जर्वर है उसको clockwise लग रहा है। What is the magnitude and direction of the magnetic moment vector associated with the current loop? तो भैया पहले तो आपसे कह रहे हैं मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू बता दो। मैग्नेटिक मूवमेंट प्यारे बच्चों करंट इंटू एरिया होता है ना। तो करंट कितना है 12 एम्पियर का, एरिया कितना है 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4। क्लियर? ये हमारा है मैग्नेटिक मूवमेंट सिंपली। और हमसे ये कह रहे हैं कि अगर जो ऑब्जर्वर है, अगर वो ऊपर से देख रहा है, मान लो ये उसकी आंखें हैं, यहां से ऑब्जर्वर अगर देख रहा है तो उसको जो करंट है वो क्लॉकवाइज दिखाई पड़ रहा है ना।
क्लॉकवाइज, यस, ऊपर से देखने पर उसको क्लॉकवाइज दिखाई पड़ रहा है, ऊपर से देखने पर क्लॉकवाइज दिखाई पड़ रहा है प्यारे बच्चों। तो जरा सोचो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा। अगर मैं ऊपर से देखूं और मेरे को क्लॉकवाइज दिख रहा है तो बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ जरा। तो जब तक इसका आंसर भी कर देना 45 सेकंड, ठीक है। एक तो एकदम सॉल्व्ड है, आपके सामने ही सॉल्व्ड है। डायरेक्शन भी बता देना जरा, वैल्यू तो बता ही दोगे, उसमें तो कुछ है नहीं। डायरेक्शन कमेंट करके बताओ, डायरेक्शन कमेंट करके बताओ। ऊपर से देखने पर अगर करंट क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन किधर की तरफ आएगा बेटा। अब यार इनवर्ड्स आउटवर्ड्स ना बताओ, ऐसे बताओ, ऐसे जैसे मैं खड़ा हूं उस तरीके से बताओ। अगर मैं इधर ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा हूं और मेरे को क्लॉकवाइज दिख रहा है तो डायरेक्शन किधर की तरफ आएगा। आउटवर्ड इनवर्ड तो तब होता है ना जब ऐसे और ऐसे हो। अभी तो ऐसे वाली बात हो रही है, ऐसे देख रहा हूं, यहां से देख रहा है ना नीचे की तरफ, तो या तो अपवर्ड्स होगा या तो डाउनवर्ड्स होगा। बस दो ही ऑप्शन है, आइदर अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, दो ही ऑप्शन है भाई साहब। हाँ, बहुत सारे बच्चे बिल्कुल चकाचक सही बता रहे हैं। सो हाँ, ये ए वाला बिल्कुल सही है, दैट इज 9 इंटू 10⁻³ जूल पर टेस्ला। ठीक। दूसरी बात, जब वो ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा होगा क्लॉकवाइज है तो बेटा डाउनवर्ड्स डायरेक्शन आएगी इधर की तरफ। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, राइट, नीचे की तरफ, है ना। तो भैया ए ऑप्शन बिल्कुल जो है वो सही है। ले यार, इतना आसान, मतलब क्या ही बताएं तुम लोग को यार, सामने लिखा हुआ है फिर भी 64% बच्चे ही केवल मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं। तुम लोग 12th में पढ़ी क्यों रहे हो यार, तुम लोग 3rd 4th में जाओ। मल्टीप्लाई भी नहीं आता है तो, सामने तो लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई भी नहीं आता है क्या। 12 और 7.5 को मल्टीप्लाई भी नहीं कर पा रहे हो आप लोग भाई। 3rd 4th में पढ़ो, फिर क्यों आए हो 12th में। ये तो इतना आसान चीज है, शर्म करो थोड़ी सी, है। सो ये आ गया हमारे पास, डायरेक्शन भी सबको पता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूं, होमवर्क में ट्राई करिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्यूशन भी आपके पास है। और अगला है गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म, राइट, कि मैग्नेटिज्म में गॉस लॉ क्या होता है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसा गॉस लॉ था बिल्कुल वैसा ही यहां पर भी गॉस लॉ होता है। गॉस लॉ सिर्फ हमें दो चीजों के बीच का रिलेशन बताता है, वहां भी वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज इनक्लोज्ड का रिलेशन बताता है। अब यहां पे जरा सोचो, अगर एक मैग्नेट है और कोई एक गॉसियन सरफेस है जिसने इसको इनक्लोज कर रखा है, तो इस गॉसियन सरफेस के लिए अगर हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स बेटा अगर हम लोग निकालेंगे तो जरा सोचो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। दैट इज इंटीग्रल बी डॉट डी ए। इनफैक्ट सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी ए दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स क्यू इन, है ना, वही तो होगा यहां पर। सो ये वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी, क्योंकि अंदर का जो नेट चार्ज होगा वो हमेशा 0, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ है तो ये निगेटिव है, राइट। एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव है, राइट। सो ये वैल्यू हो जाएगी 0। सो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी ए इज इक्वल टू 0, यानी कि किसी भी मैग्नेट के लिए, किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल के लिए अगर एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस अज्यूम किया जाए तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा 0 के बराबर होता है। किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स ऑलवेज 0 है, अगर आप किसी मैग्नेट की बात कर रहे हो तो। क्लियर है। यानी कि अब इससे तुम्हें सीखने को क्या मिला, सीखने को यह मिला कि भैया नॉर्थ पोल से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो वापस साउथ में जाएंगी, साउथ से वापस नॉर्थ में आएंगी। ऐसे ही यहां से जितनी निकलेंगी वो साउथ में जाएंगी, साउथ से वापस नॉर्थ में आएंगी। तो इससे ये पता चला इस सरफेस से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली वो वापस इसी सरफेस में आ जाएंगी। तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा 0 के बराबर प्यारे बच्चों होगा, राइट। तो इससे एक लॉजिक और क्लियर होता है कि भैया हम इस पोल को सेपरेट नहीं कर सकते, हम इस नॉर्थ और साउथ को सेपरेट नहीं कर सकते, यानी कि मोनोपोल
मैग्नेटिज्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट? क्योंकि अगर एक सिंगल पोल होता, केवल QM अंदर होता, तो यहां भी म्यू नॉट टाइम्स QM हो जाता, ठीक? लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं है यहां पर, ठीक है? तो जरा पढ़ो। Hence, Gauss law in magnetism state that surface integral of magnetic field over a closed surface is always zero. Surface integral of magnetic field over a closed Gaussian surface is always equal to zero. But the surface integral of magnetic field over the surface gives magnetic flux. यही भैया magnetic flux होता है. So net magnetic flux is equal to zero. ठीक है ना? So net magnetic flux through a closed surface is always equal to zero. इससे 3 consequences हमको मिले. क्या? सबसे पहला गॉस लॉ ने यह बताया कि भैया आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, एक सिंगल पोल एग्जिस्ट प्यारे बच्चों नहीं करता है. दूसरा, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट एज अनलाइक पेयर्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ. यानी कि अगर एक मैग्नेटिक पोल है, जैसे मान लो एक मैग्नेट है, तो जो पोल स्ट्रेंथ नॉर्थ पोल का है वही जो है वो साउथ का होगा, लेकिन दोनों का पोल स्ट्रेंथ जस्ट ऑपोजिट होता है. एक QM है तो दूसरा माइनस QM होगा, और अंदर का नेट हमेशा 0 के बराबर हो जाएगा, राइट? इफ अ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर द क्लोज सरफेस, देन इक्वल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मस्ट लीव दैट सरफेस. अगर 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली हैं तो 10 ही लाइंस एंटर भी करेंगी. इसका मतलब नेट मैग्नेटिक फ्लक्स प्यारे बच्चों 0 हो जाएगा. क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? बार मैग्नेट एज इक्विवेलेंट सोलेनॉइड जो है, इसको फिर मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है? और ये 2 क्वेश्चंस देखिए मैंने होमवर्क में आपको दिया है, ये भी, और एक मैंने और पहले भी आपको अभी दिया था होमवर्क में, राइट? तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है. हालांकि मैंने सोल्यूशन भी दिया है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पुराने कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है. मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है ना? यहां पर उसकी मैग्नेटिक एनर्जी देखनी है कि कब एनर्जी ज्यादा है, कब एनर्जी कम है, ठीक है? तो कब उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा. बिल्कुल सेम तरीके का कॉन्सेप्ट बोलो हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रखा है प्यारे बच्चों. इलेक्ट्रोस्टैट्स में सेम कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं. बाकी आज की क्लास में जो भी थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम्स रही उसके लिए सॉरी है भाई, और जो भी कुछ कहीं पे आप लोगों को कुछ कमी लगेगी उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे, परेशान मत होइएगा, ठीक है? सो आज के लेक्चर में प्यारे बच्चों इतना ही रखते हैं. तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे भैया. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.